हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनंत यादव। आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस कोटा। तो जैसा हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का आज देखेंगे लेक्चर नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट when the end of a conductor are connected to a battery, then free electron move with drift velocity। यानी कि हमारे पास में जब कोई कंडक्टर है उसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जो कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? ड्रिफ्ट करते हैं, यानी कि मूव करते हैं इधर से इधर। अब उसके बीच में क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वायर से। दीज इलेक्ट्रॉन कोलाइड कंटिन्यूअसली विद द पॉजिटिव आयन। बीच बीच में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं कंडक्टर के अंदर, उससे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, सॉरी, द वायर, एंड thus the energy taken from the battery is dissipated to maintain the electric current in the wire। यानी कि जो बैटरी ने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो मूव करा, एनर्जी जो लगाई, वो क्या होगी? एनर्जी खर्च होगी किसमें? वो उनसे पार्टिकल से टकराएगी, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी इज टेकन कंटिन्यूअसली फ्रॉम द बैटरी, और कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या होगी? टेकन होगी किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द आयन। किसको ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी? आयंस को। ऑफ द वायर, किसी वायर के अंदर। द इलेक्ट्रॉन, दिस इंक्रीजेज द थर्मल मोशन ऑफ द आयंस एंड एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द वायर rises। the effect of electric current due to which heat is produced। हीट क्या हो गई? प्रोड्यूस हो गई। जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी और जो इलेक्ट्रॉन है वो आयन से कोलाइड करेंगे, ठीक है, कोलाइड करने की वजह से जो अपनी एनर्जी है वो क्या करेंगे? वो रिलीज करेंगे। उसकी वजह से जो कंडक्टिंग वायर है ये क्या होगा? हमारा हीट अप होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। which heat is produced in a wire when current is passed through it, it is called heating effect of current। इसी को हम क्या कहते हैं? heating effect of current या heating effect of electric current। और इसी को हम बोलते हैं जूल हीटिंग। इसी का दूसरा नाम क्या है? जूल हीटिंग। क्योंकि in 1841 जूल फाउंड दैट when electric current is passed through a conductor the heat produced across it। जब हम किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो जो कंडक्टर होता है उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसने हीट प्रोड्यूस के लिए जो हमारे को कंडीशंस दी कि किस किस पे इफेक्ट करती है वो देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट आता हमारा कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर। यानी कि जो हीट है वो करंट जो हमने सर्किट के अंदर फ्लो करी है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जैसा ये रहा। सॉरी, इसके बाद में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड थ्रू पास्ड, दैट इज h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। यानी कि तीन कंडीशन पे डिपेंड कर रही है, तीन केसेस पे, कि एक तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कितने अमाउंट में करंट फ्लो कर रही है, उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होगी कौन? हीट जो प्रोड्यूस होगी। दूसरा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगी, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? कोलाइड करना पड़ेगा, उतना ज्यादा कोलिजन होगा। तो उतना ज्यादा कोलिजन होगा तो उतनी ही ज्यादा क्या होगी? हीट रिलीज होगी। और जितना कम कोलिजन होगा उतनी कम हीट रिलीज होगी। दूसरा,
सॉरी थर्ड नंबर पे हम देखते हैं टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी सर्किट में हम कितने टाइम तक करंट फ्लो कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर R T, ठीक है। और जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन J। ये J क्या है, यहाँ पे जो कैपिटल J है ये है जूल्स इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। और जो जूल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। उसके पहले देख लेते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस्ड हुई है जो यूनिट होगी इसकी क्या होगी, कैलोरी। जो हीट हमने प्रोड्यूस करी वो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कैलोरी। तो हम जैसा देख सकते हैं कि जब हमने तीनों को कंबाइन करा तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT, और जब इन्हें हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन कैपिटल J, जहां पर J क्या है, जूल्स इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो जैसा हमने बताया कि J क्या है, इज कॉल्ड जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ हीट एंड हैज अ वैल्यू। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कैपिटल J की जो वैल्यू होगी वो होगी 4.18 जूल पर कैलोरी। यहाँ पर जो ये कैपिटल J है हमें बता रहा है जूल्स कांस्टेंट है, और जो यहाँ का J है ये हमें बता रहा है कि जो यूनिट है वो क्या है, जूल है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल J की जो वैल्यू होगी वो होगी 4.18 जूल पर कैलोरी, ठीक है। द above equation is called Joule's law of heating। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, Joule's law of heating। अब क्या होते हैं, जैसे हमारे पास में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर किसी में तो हमें हीट की रिक्वायर होती है और किसी में हीट की रिक्वायर नहीं होती है, तो उसके बिहाफ पे हम डिस्कस करते हैं आगे। इन सम केसेस हीटिंग इज डिजायरेबल, ठीक है, while in many cases such as electric motor, generator or transformer it is highly undesirable। यानी कि हमारे को जब इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर होते हैं तो इसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिजायर नहीं होती हीट की। यानी कि जितनी कम हीट होगी उतनी ज्यादा इनकी एफिशिएंसी होगी, लेकिन यदि हीट ज्यादा होगी तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। हमारे घर में जैसे कोई मोटर है, यदि वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, हीट ज्यादा रिलीज कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मोटर के खराब होने के चांसेज है। तो यहां पर हमें हीट की डिजायर नहीं होती लेकिन सम ऑफ द डिवाइसेस इन विच हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिजायरेबल आर incandescent लैंप, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड स्टोव्स। ये सभी किस पे वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पे करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में जो लैंप है उसके अंदर भी क्या होता है, जो बल्ब लगा रहता है उसमें फिलामेंट होता है, तो वो हीट अप होने की वजह से क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। जो टोस्टर होता है वो भी हीट अप होके ही क्या करता है, टोस्ट को बेक करता है। जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है ये भी क्या होता है, हीट करके ही जो हमारे क्लॉथ वगैरह होते हैं उनको क्या करती है, आयरन करने का काम करती है। और स्टोव्स, ठीक है। तो जो ये डिवाइसेस है, द टंगस्टन फिलामेंट ऑफ एन इनकंडेंसेंट लैंप ऑपरेट्स एट ए टेम्परेचर ऑफ 2700 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है इसका। हियर वी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये क्या होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और साथ ही साथ में लाइट एनर्जी में, ठीक है। क्योंकि बल्ब का काम क्या होता है, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करना, लेकिन साथ ही साथ वो क्या होता है, हीट अप भी होता है अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, द फैक्ट दैट कंडक्टर्स ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट मीन्स दैट वर्क मस्ट बी कंटिन्यूसली। अब कोई अपोज कर रहा है
जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा है और आयन क्या कर रहे हैं, अपोज करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी जो बैटरी है या सेल है उसको उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क ही क्या है हमारा, एनर्जी है। सॉरी, द वर्क मस्ट बी कंटिन्यूसली डन टू मेंटेन द करंट, सर्किट में मेंटेन रखने के लिए करंट को। द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए एनालॉग टू दैट फ्रिक्शन। जैसा हमारा रेजिस्टेंस होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर तो जो हमारा रेजिस्टेंस वर्क करता है अपोज करने का काम, उसी तरीके से हमारा मैकेनिक्स में कौन वर्क करता है, फ्रिक्शन। ठीक है, इन द मैकेनिक्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यूरिंग द टाइम टी इज कैलकुलेटेड बाय। अच्छा, हमने देखा था कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से मैं क्या ये लिख सकता हूं कि W इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V। साथ ही साथ मेरे को पता है कि जो I होता है V अपॉन R होता है, या बोल सकता हूं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। यहां से V की वैल्यू IR को उठा के मैं यहां रखता हूं, तो जो मेरे पास W की वैल्यू आएगी वो आएगी W इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकेंड, करंट वाली इक्वेशन यूज करते हैं हम। तो हमारे पास में I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से Q की वैल्यू आएगी Q इज इक्वल टू IT। तो हम यहां से Q की वैल्यू उठा के जब यहां रखेंगे Q की जगह, तो V तो वहीं रहेगा और Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IT। तो हमारे पास के अंदर जो वर्क की या फिर एनर्जी की इक्वेशन आई वो क्या आएगी, VIT। ठीक है, तो जैसा हमने देखा था कि W इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू वी, और Q क्या होता है, I इंटू टी, जैसा ये रहा। तो हम यहां से इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो जब W की वैल्यू आई वो हमारे पास में क्या आ गई, VIT। और साथ ही हमको पता है, अभी हमने जैसा देखा था कि जो V होता है उसकी वैल्यू होती है IR के बराबर। तो जब मैं V की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो यहां से W आ जाएगा मेरे पास में, I पहले से एक है और ये एक और I आ गया तो I स्क्वायर हो जाएगा इंटू RT। तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T, जैसे कि ये इक्वेशन है। ठीक है, आगे चलते हम। दिस शोज दैट द इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड or consumed depends on the product of the square of the current flowing through the resistance R and time। यानी कि जो W है वो क्या आया था हमारे पास में, I स्क्वायर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस के और साथ में टाइम के। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसे हम किलोवाट आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किलोवाट आर बोलते हैं। तो एसआई यूनिट जो होती है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जूल, एंड वी नो दैट फॉर कमर्शियल पर्पस वी यूज अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कॉल्ड किलोवाट आर। 1 kilowatt hour is the amount of electric energy consumed when an electric appliance having a power rating of 1 kilowatt and is used for 1 hour। यानी कि मेरे पास में कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो कि 1 किलोवाट की रेटिंग का है और वो जो डिसिपेटेड करता है एनर्जी को और 1 आवर के लिए यूज किया जाता है। तो जो एनर्जी यूज करेगा, यानी कि 1 आवर के अंदर वो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज एनर्जी यूज कर रहा है वो कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो क्या रिलेशन है, आगे देखते हैं हम, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। यानी कि 1 किलोवाट आवर और जूल के बीच में क्या रिलेशन है। तो किलोवाट आवर इज द एनर्जी सप्लाइड बाय ए रेट ऑफ
वर्किंग ऑफ 1000 वॉट। 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1 किलो वॉट, 1 किलो वाट का मतलब हो गया 1000 वॉट फॉर 1 आवर। 1 आवर के लिए यदि हम इसे ऑपरेट करते हैं तो हमको पता है कि 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट में मतलब कि 1000 वाट और साथ में 1 आवर। अब 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और पर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 6 6 जा 36 और 1 2 3 4 5, 10 की 5 0, लेकिन 10 की पावर 5 की जगह हम यदि मेगा में करते हैं तो 3 पॉइंट क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यानी कि जो रिलेशन आया किसके अंदर, किलोवाट आवर और जूल में, वो कितना होगा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है नेक्स्ट, वो आता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, द पावर P इज गिवन बाय वर्क डन, सॉरी, एनर्जी पर यूनिट टाइम। यानी कि कोई अप्लायंसेस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम में, वही हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पावर होगी। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम। और हमने अभी थोड़ी देर पहले एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और अपॉन टाइम करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ भी T से डिवाइड करेंगे तो T से T जब कैंसिल हो जाएगा तो जो पावर की फॉर्मूला आएगा वो आएगा आई स्क्वायर आर, क्या जाएगा, आई स्क्वायर आर। अब इसका मतलब ये है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, कितनी है, वाट है, विच इज द पावर कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो एट ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से यदि मैं 1 एम्पियर की करंट फ्लो करता हूं किसी अप्लायंसेस के अंदर, तो जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 वोल्ट के इक्वल होगी। अब इसकी यूनिट्स का यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं हम। ऐसा यूनिट तो हमको पता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वॉट, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल W। द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि P इज इक्वल टू W अपॉन T। जो P है वो क्या था हमारा, W अपॉन T। यदि 1 जूल वर्क डन वर्क होता है पर यूनिट टाइम में, यानी कि पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम यानी कि यहाँ पे पर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 वॉट के इक्वल होगी। ठीक है, ए बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज किलोवाट, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था। और 1 किलोवाट के अंदर कितने वोट होते हैं, 1000 वोट। पावर ऑफ एन एजेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन हॉर्स पावर। अच्छा, आप लोगों ने मोटर वगैरह इनमें सब में देखा होगा कि 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 1.5 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर जब हम किसी की एफिशिएंसी बताते हैं किसी मोटर वगैरह की, तो वहां पर हम हॉर्स पावर का यूज करते हैं। और जो हॉर्स पावर होती है, 1 हॉर्स पावर होती है 746 वोट के। 1 हॉर्स पावर किसके होती है, 746 वोट के। तो यानी कि हमारे पास में यदि 1 है, 1 हॉर्स पावर है तो 746 वोट होगी। यदि 2 हॉर्स पावर है तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 746 से। इसी तरीके से यदि मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे कंटिन्यूसली तो हमें अलग अलग हॉर्स पावर वैल्यू मिलती जाएगी, 5 हॉर्स पावर, 6 हॉर्स पावर, 7 हॉर्स पावर। तो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 746 वोट का। अब इसके बाद में आता है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, एक फॉर्मूला तो अभी हमने जस्ट देखा कि P इज इक्वल टू क्या हो गया था, सॉरी, एक फॉर्मूला तो देखा हमने, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर।
ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये आ गया हमारे पास में। अब साथ में हमको ये भी पता है ये कि जो वर्क होता है हमारा, एनर्जी होता है, उसका जो फॉर्मूला था पहले, सॉरी एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, VIT। अब इसे भी मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो जो पावर का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, P इज इक्वल टू, यहाँ भी T से डिवाइड, तो T से T कैंसिल, तो VI हो जाएगा। यानी कि जो पावर आएगा वो आएगा V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। या फिर हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और साथ में हमको पता है कि जो I होता है वो क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो यहाँ पर I की जगह में V अपॉन R पुट करूंगा तो P इज इक्वल टू, V पहले से है, एक और V आ गया अपॉन R, तो यहाँ से आ जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास में पावर के तीन फॉर्मूले आ चुके हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर P इज इक्वल टू वी इंटू आई, या P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जैसा यहाँ पे बताया गया कि जो हमारे पास में एक फॉर्मूला है वो P है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, और पावर इन टर्म ऑफ आई एंड आर, और आई इंटू और आई और आर की जो टर्म है उसके अंदर हमारे पास में क्या होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। इसके बाद में यदि V और R की फॉर्म में देखते हैं तो अभी हमने निकाला था कि P इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। वो कैसे निकलेगा, V और I है, यहाँ पे I इज इक्वल टू वी अपॉन आर है, हमने यही पुट करा था, और उसके बाद में जब सोल्व करा तो जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में अगला टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिल। अच्छा, घर के अंदर हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो कैसे मेजर किया जाता है। हमारे घर के अंदर अलग अलग अप्लायंसेस लगे होते हैं, कई जगह पे बल्ब वगैरह लगे रहते हैं, कहीं के कमरों में जैसे कि फैन वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह लगे हुए हैं। तो जो ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है इन सब की क्या निकाल लेते हैं हम, पावर निकाल लेते हैं, और पावर एनर्जी कंज्यूम निकाल देते हैं कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो उस एनर्जी के बिहाफ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी एनर्जी यूज कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा। तो उसका जो फॉर्मूला है वो बड़ा आसान है, नंबर ऑफ अप्लायंसेस, यानी कि कितने अप्लायंसेस घर के अंदर यूज हो रहे हैं। जैसे कि मेरे पास के अंदर 100 वॉट के 5 अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि 5 अप्लायंसेस। पावर ऑफ अप्लायंसेस कितनी लिखी हमने, 100 वॉट, तो इंटू 100। और मैं यदि उनको यूज कर रहा हूं 30 डेज तक, 30 डेज तक, तो 30 डेज के अंदर मैं हर डे सिर्फ 10 आवर यूज कर रहा हूं, तो कितने आवर हो गए, 10 आवर, और डेज कितने हो जाएंगे, 30 अपॉन 1000। ये 1000 से डिवाइड हम किलो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 150 यूनिट। अब हमारे यदि इलेक्ट्रिसिटी का जो पर यूनिट का चार्ज है वो 10 रुपीज़ है, तो हम 150 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपीज़ से तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन आएगा वो कितना आएगा, 1500 रुपीज़। तो इस टाइप से हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो होगा इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट निकालते हैं, नंबर ऑफ अप्लायंसेस, नंबर ऑफ अप्लायंसेस और इनटू पावर ऑफ अप्लायंसेस इन वॉट। किसके अंदर कन्वर्ट करनी है, यदि किसी और यूनिट में गिवन है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉट में, इनटू टाइम, और जो टाइम गिवन है उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में। जैसे कि अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 10 आर को 30 डेज से, यानी कि यदि पर डे 10 आर यूज कर रहे हैं तो 30 डेज में कितने आर होंगे, 300 आर, इसलिए हमने वहां पे मल्टीप्लाई किया था अपॉन 1000। 1000 से डिवाइड करने की वजह से ये जो वॉट है ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोवाट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। अच्छा, आप लोगों ने बल्ब वगैरह पे देखा होगा कि जैसे बल्ब है हमारा ये, ठीक है, अब बल्ब या फिर कोई अप्लायंसेज है तो उस पर रेटिंग लिखी रहती है, जैसे कि 220 वोल्ट और 100 वॉट। ठीक है, कोई दूसरा अप्लायंसेज है उस पर लिखा हुआ है
220 वोल्ट और 50 वॉट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यदि हम इसे 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे, ठीक है, और इसे हम ऑपरेट करेंगे 1 आवर के लिए, तो जो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा वो कितनी होगी, 100 वॉट की होगी। ठीक है, तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। Every electrical appliance like an electric bulb, radio, fan has a labeled or energized plate on it which tell us the voltage, हमें वोल्टेज बताती है, एंड द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय इट, कि कितना वोल्टेज होगा और कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड करेगा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लुक एट ए particular bulb in our home, it may have the figure 220 volt or 100 watt written on it. Now 220 volt means that this bulb is to be used and on a voltage of 220 volt, यानी कि कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होगा, 220 वोल्ट पे, and 100 watt which means it has a power consumed of 100 watt और 100 जूल पर सेकेंड, कि 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी यूज करेगा या 100 वॉट व्हेन सप्लाइड ए वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, जब हम उसे 220 वोल्टेज की सप्लाई देंगे। ठीक है, अगला आता है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या क्या एप्लीकेशन है, तो हमारे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, रूम हीटर एक्सेट्रा वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड आर रेटेड इन टर्म ऑफ वोल्टेज एंड वोल्टेज। द coils of these devices are made of material of very high resistance। जो हमारे सॉरी डोमेस्टिक अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, गीजर हो गया, रूम हीटर हो गया, इन्हीं सब में क्या होता है कि एक हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, जो किसका बना होता है, फॉर इंस्टेंस नाइक्रोम और टंगस्टन, नाइक्रोम और टंगस्टन का बना होता है, सच दैट व्हेन ए करंट पास थ्रू द कॉइल हीट इज जनरेटेड। जब हम इसमें से हीट पास करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, कोइल्ड शेप में जो कंडक्टर है, अलॉय बना हुआ है इनका, वो क्या होता है, हीट अप होता है। जनरली द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज द सेम एज दैट ऑफ द मेन 220 टू 230 वोल्टेज। इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो हमारे वोल्टेज है वो कितना है, 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक। लेकिन जैसा कि यूएसए है, उसमें जो हमारा वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 110 वोल्ट इन यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, आगे देखते हैं हम, अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। अच्छा, आप लोगों ने आजकल घरों के अंदर एक बॉक्स ऐसा बॉक्स लगा हुआ देखा होगा, जिसके अंदर यहाँ पर इस टाइप के बटन्स लगे होते हैं जो कि अप और डाउन होने का काम करते हैं और एक जगह पे डबल लगे रहते हैं। जब ये बटन नीचे की तरफ होता है तो हमारा सर्किट क्या होता है, ओपन होता है, और जब ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो क्लोज हो जाता है। ये हमारा जो मॉडर्न फ्यूज है, इसे हम एमसीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्न फ्यूज है, एमसीबी बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लेकिन इससे पहले हम बेसिकली देखते हैं कि जो पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिक फ्यूज या फिर कई जगह अभी भी फ्यूज वायर यूज किए जाते हैं, वो क्या कैसे टाइप से किए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इजीली फ्यूजेबल वायर। एक्चुअली हमारा ये सर्किट है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट है और यहां से आउटपुट है। अब लेकिन यहां पर कोई पाथ नहीं है तो क्या करंट फ्लो होगी, नहीं होगी। लेकिन यहां पर मैं एक वायर कनेक्ट कर देता हूं तो क्या करंट फ्लो होगी। अब मान लो
इलेक्ट्रिसिटी एकदम से हाई हो जाती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी आगे चली जाएगी और हमारा जो भी अप्लायंसेस होगा उसको क्या कर देगी, खराब कर सकती है। तो हम यहाँ पर जो ये वायर यूज करते हैं इसी वायर को हम बोलते हैं फ्यूज वायर। और इसका काम क्या होता है, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एकदम से एंटर करती है तो ये क्या होता है, हीट अप हो जाता है। हीट अप हो गया, ब्लो हो जाता है, यानी कि पिघल जाता है। तो उसकी वजह से सर्किट है जो क्या हो जाता है, बीच में से ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी इधर से आ रही है वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो बड़े कॉस्टली होते हैं वो क्या होंगे, इससे बच जाएंगे। तो एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इजीली फ्यूजेबल वायर। जो हम वायर यूज करते हैं वो क्या होता है, फ्यूजेबल होता है, जिसकी लेंथ शॉर्ट होती है। पुट इनटू एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर प्रोटेक्शन पर्पज, इट इज एन अरेंज्ड टू मेल्ट और ब्लो एट द डेफिनेट करंट। यानी कि डेफिनेट करंट पर आके क्या होता है, ब्लो हो जाता है। तो जैसा हमारे को डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर हमने इसी टाइप से एक सर्किट यूज करा है। इसके अंदर ये जो वायर जैसा लग रहा है यही क्या हमारा फ्यूज वायर है, ठीक है। और कई जो हमारे डिवाइसेस आते हैं जैसे कंप्यूटर वगैरह, उनके अंदर जो यूज किया जाता है वो इस टाइप का फ्यूज वायर यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज एन एलॉय। जो ये वायर बना होता है किसका बना होता है, एलॉय का होता है, जो कि किससे बना है एलॉय, लेड और टिन से। जिसके अंदर जो लेड का परसेंटेज है वो 37% है, जबकि जो टिन का परसेंटेज है वो 63% है, ठीक है। इट हैज लो रजिस्टिविटी। इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत कम होता है। एज सुन एज द सेफ लिमिट of current exit the fuse blows and the electric circuit is cut off। जैसे कि मेरे को रिक्वायर्ड मेरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए ये इससे ज़्यादा की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी उसे क्या कर सकती है, हार्म कर सकती है। तो मेरे पास में जैसे कि 10 वोल्ट है, 10 एम्पियर है, उससे ज़्यादा यदि करंट आती है तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। तो मैं फ्यूज वायर जो लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, 10 एम्पियर तक सपोर्ट करने वाला लगाऊंगा। यदि 10 एम्पियर से ज़्यादा की करंट आती है तो मेल्ट हो जाएगा। तो वो जो 10 एम्पियर तक की करंट आएगी तब तक तो वो क्या कंटिन्यू वर्क करेगा, लेकिन जैसे ही 10 एम्पियर से ज्यादा की करंट आएगी वो क्या हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो घर के अंदर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है वो क्या होंगे, सेफली रहेंगे और कोई बड़ा हादसा होने से भी बच सकते हैं हम। इसके बाद में हमारे पास में आता है एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं हम। टू रजिस्टर हुज वैल्यू इन रेशियो 2:1, यानी कि हमारे पास में हम एज्यूम कर लेते हैं दो रजिस्टेंस है R1 और R2, उनका रेशियो गिवन है 2:1, आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद वन सेल। ये पैरेलली कनेक्टेड है किसी सेल से, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इज, तो हमें इनकी पावर डिसिपेटेड का रेशियो निकालना है। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस यदि R1 है और इसका क्या होगा R2 और ये V है, इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रही है यहाँ से। तो अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का V होगा और यहाँ का भी V होगा। तो पावर का हमें पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू I। अब I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, तो हम पावर का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R। तो यदि फर्स्ट अप्लायंसेज के लिए बात करें तो फर्स्ट सर्किट रेजिस्टेंस के लिए बात करें तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा V स्क्वायर अपॉन R1, और दूसरे के लिए P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2। जब हमें क्या पूछे इन दोनों का रेशियो, तो हम जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से P1 अपॉन P2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन R और अपॉन 1 अपॉन R2। तो ये R2 ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके R2 अपॉन R1, और R2 अपॉन R1 यानी कि हमारे पास में जो रेशियो है R1 अपॉन R2 वो है 2 अपॉन 1। तो R2 अपॉन R1 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1 अपॉन 2। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 2 तो यहाँ से P1 और P2 का जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2।
तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 1:2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हमें दिया है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, यानी कि Vx और Vy के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस सर्किट को सोल्व करते हैं। अच्छा, यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहां से करंट आ रही है I, इधर करंट जा रही है I1, यहां से I1 करंट कंटिन्यूसली यहां तक आएगी और यहां पे करंट एज्यूम कर लेते हैं I2, और यहां भी I1 ही आ रही है और यहां I2। इसका मतलब जब इसमें और इसमें करंट सेम आ रही है तो ये किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज के अंदर, और इसी तरीके से इनमें भी करंट सेम आ रही है तो ये भी किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है 200 DC और इसकी वैल्यू है 100 और इसकी भी 100, इसकी भी 100 और इसकी भी 100। ये दोनों सीरीज में है तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 200 ओम का। इन दोनों का भी जो सम होगा वो कितना होगा, 200 ओम का। इन दोनों का सम 200 और इन दोनों का भी सम 200। और जब नया सर्किट बनेगा वो हम ड्रॉ करते हैं। अब जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये 200 ओम और इसके पैरेलल में कनेक्टेड है 200 ओम और ये वोल्टेज है 200 DC। अब ये दोनों आपस में किसमें, पैरेलल में है, तो पैरेलल की वजह से यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2। या फिर हमने एक और बात करी थी कल लास्ट क्लास के अंदर कि जब पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, यानी कि सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं R/N। यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है, 2 है, और R क्या है यहाँ पे, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो यहाँ से जो R डैश, या फिर हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश एज्यूम करा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 200/2, यानी कि 100 ओम। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो हम क्या टोटल करंट निकाल सकते हैं। जो टोटल करंट होगी I = क्या होगी, V/R। तो यहाँ पर जो V की वैल्यू वो कितनी है, 200 है और R की वैल्यू 100 है। तो जो करंट आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 1 एम्पियर की करंट आ जाएगी। यानी कि सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगी वो कितने एम्पियर की आ जाएगी, 1 एम्पियर की। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो टोटल करंट है, सॉरी वो कितनी है, 2 एम्पियर। जो टोटल करंट है वो है 2 एम्पियर की। अब यहाँ भी जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है और यहाँ की जो रेजिस्टेंस है वो भी इक्वल है, तो यहाँ पर जो करंट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर कितनी चली जाएगी, 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर करंट इधर जाएगी, और यहाँ भी कितनी जाएगी, 1 एम्पियर, और यहाँ की जो 1 एम्पियर है वो इधर भी 1 एम्पियर ही आएगी। तो अब इस सर्किट के अंदर, इसको रफ कर दें तो इस सर्किट के अंदर अब हम KVL यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, KVL। अच्छा, हमें KVL पढ़ा था तो हमने बोला था कि जिधर से करंट आती है वो हाई पोटेंशियल होता है, जिधर करंट जाती है वो लो पोटेंशियल होता है। जिधर से करंट आती है वो हाई पोटेंशियल होता है, जिधर करंट जाती है लो पोटेंशियल होता है। तो हमारे को KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ पता है कि हमने कहा था कि जो जितने भी सर्किट के अंदर जो सम होगा वोल्टेज का वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम बात करें यहाँ के पोटेंशियल की, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, तो इस पोटेंशियल को हम क्या Vx बोल सकते हैं, पोटेंशियल एट x पॉइंट।
अब मैं यहाँ पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एंटर कर रहा हूँ, तो जो मैं लो पोटेंशियल की तरफ मैंने एंटर करा, सॉरी रिलीज करा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 100 इंटू आई, और आई की वैल्यू कितनी है 1, तो मैं लिख सकता हूँ -100 इंटू 1। ठीक है, अब मैं यहाँ से इधर एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्लस, सॉरी ये माइनस था, और अब मैं किसको छोड़ के जा रहा हूँ, प्लस को, तो अब मैं प्लस का साइन यूज करूंगा, और रेजिस्टेंस वही 100 है, और करंट कितनी है 1 है, इज इक्वल टू, सॉरी अच्छा, अब यहां पर हमको पता है कि जो करंट है वो किधर से किधर आ रही थी, इधर से इधर की तरफ आ रही थी, यानी कि मैं बोल सकता हूं जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, तो ये क्या साइन हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने की वजह से हम उसको यदि उधर लिखते हैं, तो चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं हम कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वली किसके होगा, वी वाई के। अब मैं वी वाई को इधर लेके आता हूं, तो वी एक्स माइनस वी वाई, और इन दोनों को उधर ले जाता हूं, तो माइनस का 100 और प्लस का 100, यानी कि इन दोनों के साइन चेंज हो गए। अब लेकिन ये -100 और +100 आपस में कट जाएंगे, तो वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना आएगा 0। अब हम इसे चाहें यदि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से है तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, सोचने वाली बात है कि यहाँ से यदि 1 एम्पियर करंट एंटर कर रही है, और यहाँ से भी, मतलब यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो भी इक्वल है, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो भी इक्वल है, तो करंट इक्वल जाएगी दोनों में, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा 100 में वो भी इक्वल होगा, और यहाँ भी इक्वल होगा दोनों में, तो यहाँ का और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। तो सेम पोटेंशियल होने की वजह से इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 0 होगा ऑब्वियसली। लेकिन हम इसको डायरेक्ट डिस्कस नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि जब तक हमें अच्छे से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम डायरेक्ट टिक नहीं लगा सकते, ठीक है। इसके बाद में आता है इफ टू बल्ब रेटेड एक की रेटिंग है 2.5 वाट और पोटेंशियल है 110 वोल्ट, और दूसरा बल्ब है P2 जिसकी रेटिंग है 100 वाट और वोल्टेज गिवन है 110 वोल्ट, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, टू ए 220 वोल्ट सप्लाई, यानी कि ये P1 है और ये P2 है, ये V1 है V2 है, और यहाँ का रेजिस्टेंस हम जूम कर लेते हैं R1 और इसका R2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं दोनों का। यहाँ से अच्छा, हमको पता है जो P होता है, P इज इक्वल टू होता है V² अपॉन R, तो यहाँ से P1 इज इक्वल टू V1² अपॉन R1, तो यहाँ से जो R1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, V1² अपॉन P1, यहाँ से 110 इंटू 110 अपॉन 2.5, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर जाएगा, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी 1 2 1 1 2 3 2 3 अपॉन 25, तो 25 से अप्रोक्सीमेट कितनी बार जाएगा 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम जाएगा, कितने बचेंगे 21, यानी कि 210, यानी अब कितनी बार जाएगा 8 टाइम, कितने बचेंगे अब 10 उधर ले जाएंगे तो वापस से 4 टाइम इज इक्वल टू 0, यानी कि 4840 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 की वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसके लिए R2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 100 और 110, तो जो R2 की वैल्यू आएगी सिमिलरली V2² अपॉन P2, तो यहाँ से V2² की जो वैल्यू, V2 की जो वैल्यू 110 ही है, तो 110 इंटू 110 अपॉन जो P2 की वैल्यू है, वो जो P2 की वैल्यू है वो कितनी गिवन है हमारे को 100, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 121,
तो जब सीरीज में कनेक्टेड है तो जो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2, तो R1 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 4840 प्लस 121, तो इसको सम करेंगे तो 1694 ओम। तो जो सर्किट की जो टोटल पावर होगी वो क्या होगी, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि अभी हमने जो सर्किट को कनेक्ट किया है वो कितने से करा है, 220 वोल्ट से। तो P इज इक्वल टू वी की वैल्यू 220 है, 220 इंटू 220 अपॉन आर, आर की वैल्यू आई वो 4961 4961। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेट 48400, अप्रोक्सीमेट 9 के आसपास आएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 9 वोल्ट के आसपास आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर यदि 9 वोल्ट के आसपास हमारे को वैल्यू मिलती है तो हमारे को पता है कि जो P था, P1 था वो था 2.5 वोल्ट और इसका था 100 वॉट। तो जो 2.5 का जो बल्ब होगा वो तो क्या कर जाएगा, बर्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2.5 वोल्टेज से ज़्यादा की वोल्टेज हमारे को डिसिपेटेड हुई यहाँ से, तो उसकी वजह से ये क्या होगा, हीटअप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2.5 वॉट बल्ब विल फ्यूज। ठीक है, यानी कि 2.5 वोल्ट का जो बल्ब होगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, 3 आइडेंटिकल बल्ब A, B, C हैविंग स्पेसिफिकेशन 60 watt 220 volt are connected across a 220 volt supply as shown. The total power dissipated in 3 bulb is close to। ठीक है, अच्छा हमने अभी जैसे यूज किया था रेटिंग को यूज करके हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया था, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं R1, सॉरी RA बोल देते हैं, इसके रेजिस्टेंस को हम RA बोल देते हैं। तो वही V स्क्वायर अपॉन P, तो RA इज इक्वल टू V की जो वैल्यू है वो कितनी है, 220 इंटू 220 और जो P की वैल्यू है 60। इसको अभी ऐसा ही रहने देते हैं, आगे सोल्व कर लेंगे। तो इसी तरीके से जो RB और जो RC है उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, 220 इंटू 220 अपॉन 60। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो सर्किट है आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो C और B पैरेलल है तो हम इनका B और C का पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो वो कितना आएगा हमारे पास में, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, या फिर हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि यदि रेजिस्टेंस इक्वल है पैरेलल में तो इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस अपॉन कितने अप्लायंसेस है, यानी कि यहाँ पे 2 बल्ब है तो दोनों 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 220 इंटू 220 अपॉन 60 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से B और C का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 220 इंटू 220 60 इंटू 2 यानी कि 120। अब आगे देखें हम, तो ये इसके साथ में किससे कनेक्ट होंगे, सीरीज में। चलो ड्रॉ कर लेते हैं इसको आगे। ये हमारा जो RBC आया था और यहाँ पर RA पहले से ही है और ये हमारा कोई सप्लाई है। तो इसकी जो वैल्यू थी वो भी इसके साथ में क्या होगी, सीरीज में होने की वजह से क्या होगी, ऐड हो जाएगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो RABC होगा, यानी कि तीनों का जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट, वो होगा RA प्लस RBC। और जो RA की वैल्यू आई थी वो आई थी 220 इंटू 220 अपॉन 60। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं हम 220 इंटू 220 अपॉन 60। और BC की जो वैल्यू आई थी RBC की वो आई थी 220 इंटू
20/120। जब इसका एलसीएम लेके हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 120, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 220, या फिर कॉमन ले लेते हैं, हम एक काम करते हैं तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 220 इंटू 220/60 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 1/2 और इसकी वैल्यू आएगी 3/2। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा RABC, उसकी वैल्यू आ जाएगी 220 इंटू 220 इंटू 3/60 इंटू 2। और हमें फाइंड क्या करना था यहाँ पे, टोटल पावर डिसिपेटेड। तो पावर का जो फॉर्मूला है उसे यूज करते हैं हम, P इजिकल टू टोटल पावर निकालनी तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो P इजिकल टू V की जो वैल्यू है वो कितनी है 220 इंटू 220, और जो हमारे पास में रेजिस्टेंस आया वो कितना होगा, क्या इसको लिख सकते हैं 220 इंटू 220 इंटू 3/120। तो यहाँ से 220 इंटू 220 इंटू 3/120, ये 120 रेसिप्रोकल होकर कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 220 से 220 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो जो P होगा वो आ जाएगा 120/3। तो 3 से 120 कितनी बार गया 40 यानी कि 40 वॉट। टोटल पावर क्या होगी 40 वॉट। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 40 वोल्ट, 40 वॉट। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। मजा आया, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।